हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, अर्थात प्रथम प्रकार के विषम समाकल का निरपेक्ष अभिसरण। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों इसके पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मैथ्स के ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के वीडियोस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, यदि इंटीग्रल इतना यानी इंटीग्रेशन ए से अनंत मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर ये इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तब हम इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स को बोलते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अर्थात निरपेक्ष अभिसारी है, इसको बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे मेरे पास कोई इंटीग्रल लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल परिभाषा है। ये इंटीग्रल लिखा है, ठीक है, ए से अनंत एफ एक्स डी एक्स करके कोई इंटीग्रेशन अपने पास लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रल जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यानी कि निरपेक्ष अभिसारी कब कहलाएगा? तो ये इंटीग्रल निरपेक्ष अभिसारी यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब कहलाएगा जब आप इस फंक्शन का मॉड लोगे और फिर जो इंटीग्रल आप इससे तैयार करोगे अगर वो कन्वर्जेंट होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, हमको ये जानना है कि इस इंटीग्रल को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहेंगे कि ये निरपेक्ष अभिसारी है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ऐसा तब कहलाएगा जब इस फंक्शन का मॉड लेकर के फिर जो नया इंटीग्रल तैयार होगा, ठीक है, मॉड लेने के पश्चात जो नया इंटीग्रल तैयार होगा अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो इसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। मतलब इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलवाने के लिए इसको कन्वर्जेंट होना जरूरी है। इसको किसको? इस फंक्शन का मॉडुलस लेने के पश्चात जो इंटीग्रल तैयार होगा अगर वो कन्वर्जेंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो अब आपको अच्छे से इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ऐसा तब कहलाएगा जब उस फंक्शन का मॉड लेने के पश्चात जो नया इंटीग्रल तैयार होगा अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो ये क्या कहलाएगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा। दोस्तों, उसी चीज को अपन ने लिखा हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपने आप में एक थ्योरम है। ठीक है, तो यदि f इंटरवल ए एक्स पर सभी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, और यदि इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी मॉड एफ एक्स डी एक्स जो है अगर वो एग्जिस्ट करता है, अर्थात अगर ये विद्यमान है, तब इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स ये भी एग्जिस्ट करेगा, अर्थात ये भी विद्यमान होगा। यानी कि दोस्तों जैसे यदि मान लीजिए कि ये आपके पास एक इंटीग्रल है, ठीक है, अब आपने क्या किया, इस फंक्शन का मॉड ले लिया। मॉड लेने के पश्चात आपको अब ये नया इंटीग्रल तैयार होगा। अब ये जो इंटीग्रल बना हुआ है इस फंक्शन का मॉड लेने के पश्चात ये जो इंटीग्रल आपके पास बना है अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इस फंक्शन का आपने मॉड लिया, फिर नया इंटीग्रल तैयार हुआ। अभी जैसे ये कन्वर्जेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि अरे भाई ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, लेकिन एक और खास बात क्या है जो इस नोट में लिखी है कि अगर इस फंक्शन का मॉड लेने के पश्चात ये जो इंटीग्रल तैयार होता है अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, अर्थात ये भी कन्वर्ज करेगा, अर्थात इसकी वैल्यू भी फाइनाइट होगी। यानी कि अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट है तो इसकी वैल्यू भी फाइनाइट होगी। यानी कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर ये इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो बेचारा खुद भी कन्वर्जेंट होता है, अर्थात अगर इस फंक्शन का मॉड लेने के पश्चात जो इंटीग्रल तैयार होता है अगर वो कन्वर्जेंट है तो बेचारा बिना मॉड लिए हुए भी जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में भी वो कन्वर्जेंट होता है। अगर मॉड लेने के पश्चात वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो वो इस अवस्था में भी कन्वर्जेंट होता है, ऐसा ये नोट कहता है।
तो अलग अलग तरीकों से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जहां फंक्शन एफ क्या है, इंटरवल ए एक्स पर सभी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, ठीक है। यानी कि ए या ए से बड़े सभी रियल नंबर्स के लिए इस इंटरवल पर फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल हो, और यदि इतना एग्जिस्ट करे, यानी कि ये कौन है, उस फंक्शन एफ एक्स का मॉडुलस वाला इंटीग्रल है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये बेचारा खुद भी, यानी कि बिना मॉड लिए हुआ वो वाला इंटीग्रल भी क्या करेगा, विद्यमान होगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यूं कहिए कि अगर कोई इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रहा है, यानी मॉडुलस लेने के बाद जो नया इंटीग्रल तैयार हो रहा है अगर वो कन्वर्जेंट हो रहा है, यानी कि हम इसको बोलेंगे कि अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये बेचारा खुद भी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को बना करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हमें दिए हुए प्रश्नों में क्या करना है, टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जांच करनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है भैया, मॉडुलस लेना होता है। आप इनका मॉड लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको अगर आपने अभी देखो मॉड ले लिया ना आपने, अब आप इस इंटीग्रल की क्या करो, कन्वर्जेंस की जांच करो। जब आप इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस की जांच करेंगे, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट पाया जाएगा, अगर मान लो, तो हम कहेंगे कि हाँ दिया हुआ इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाओगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों डेफिनेशन के अनुसार हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 से t, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो ये पूरे में मॉड लगाए ना, इसको अलग अलग बांट लो, ठीक है। मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स की घात 4, ठीक है। ऐसा अपन बांट सकते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेस देन और इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 से t 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स की घात में 4। और ऑब्वियस सी बात है मॉड ऑफ एक्स की घात 4 मतलब एक्स की घात 4, क्योंकि घात सम है, ठीक है। और वैसे भी आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रेंज आप देख सकते हैं 1 से अनंत वाला इंटरवल है यहाँ पे। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यूज ही अपने को मिलेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही है। तो ये इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका आप समाकलन कर लीजिए। तो समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की घात 4 को लिख सकते हैं एक्स की घात -4, तो एक्स की घात -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस यानी -3 हो जाएगा, ठीक है। तो समाकलन बस करना है दोस्तों। वैसे अगर आप समाकलन नहीं करेंगे ना तब भी आप आसानी से वो गुणधर्म लगा के पहचान सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है भाई, इसको अपन इस तरीके से सोच सकते हैं 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की घात 4 है ना भाई। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं, t लगाए अपन इसको, अगर लिमिट अपन इस पे अप्लाई कर दे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 जो कि 1 से बड़ा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की घात n dx, ये कन्वर्जेंट होता है जब n 1 से बड़ा हो, और यहाँ a जो है वो 0 से बड़ा रहता है दोस्तों, याद रखिए। तो a के स्थान पर 1 दिख रहा है जो कि 0 से बड़ा है, और n के स्थान पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। तो जैसे ये n इज ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होता है, तो ये तो n के स्थान पर 4 दिख रहा है दोस्तों, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, यानी कि ये कन्वर्जेंट होगा। ये लिमिट जो है फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, और ये वाला इंटीग्रल जो है वो तो इससे भी लेस देन इक्वल्स टू है। तो जब ये कन्वर्जेंट हो रहा है तो फिर ये भी क्यों नहीं कन्वर्जेंट होगा बताओ। इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कंपैरिजन टेस्ट से ये एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थात ये कन्वर्जेंट है, इसलिए ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट करेगा। और ये कन्वर्ज करेगा, है ना भाई, कन्वर्ज करेगा यानी कि कन्वर्जेंट होगा, और ये कन्वर्जेंट है इसलिए ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा क्योंकि इसका मॉड लेने के पश्चात जो इंटीग्रल बना है वो कन्वर्जेंट आ रहा है। किस तरह से कन्वर्जेंट आ रहा है, ये इसके बराबर हुआ, ये इससे लेस देन इक्वल हुआ, और ये वास्तव में ये इंटीग्रल है जो कि इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। n इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है जहां a ग्रेटर देन 0। तो a के स्थान पर 1 दिख रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, n के स्थान पर 4 दिख रहा है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए ये पूरा का पूरा इसके रूप में है, और ये n ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होता है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा क्योंकि यहाँ पे n के स्थान पर 4 दिख रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट हुआ। और ये इंटीग्रल इससे भी छोटा या बराबर है, तो इसलिए ये भी कन्वर्जेंट होगा तुलना परीक्षण से। और ये कन्वर्जेंट आ रहा है जो कि
इस फंक्शन का मॉड लेने के पश्चात तैयार हुआ इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट है, इसलिए आप कहेंगे कि हाँ ये वाला इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो सिद्ध हो गया पहला वाला, पहले वाले की जांच पूरी हो गई है और ये सिद्ध हुआ है या ये पता चल चुका है कि पहला वाला एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो दोस्तों ये पूरा आप डिटेल लिखेगा, जितनी बातें अभी हमने कही कि भैया ये ऐसा है, उससे कंपैरिजन टेस्ट अपन लगाए, ये पूरा का आप सिस्टमेटिक उसको लिखेगा, लिखने का तरीका आपको किताब से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो बातें अपन यहाँ लिखेंगे उसको पूरा आप लिखेगा कि ये क्यों कन्वर्जेंट हुआ। ठीक है, तो चलिए ये पहला सवाल बन गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल है, सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए अब आपको क्या करना है, दूसरे सवाल में जीरो से अनंत, सबसे पहले देखो अपने को क्या जांच करनी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जांच करनी है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए आपको मॉड तो पहले ले ही लेना है, क्योंकि पूरा खेल मॉड का ही है। मॉड लेने के पश्चात जो आपको इंटीग्रल तैयार होगा आपको उसी को कन्वर्जेंट दिखाना है। अगर ठीक है तो भैया अपने को मॉड लेना ही है, तो भैया ये मॉड मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप मॉड को अलग अलग बांट दो, तो अलग अलग बांटोगे तो क्या होगा दोस्तों, जीरो से अनंत ये ऐसा, और मॉड ऑफ कॉस बी एक्स इस तरीके से अलग अलग बढ़ गया। ठीक है, अब आपको पता होगा मॉड ऑफ कॉस बी एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। काय को, क्योंकि भैया इसका मान कभी एक से बड़ा हो नहीं सकता, तो लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी आप इसको तुलना करके लेस देन इक्वल्स टू 1 करके आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, जीरो से अनंत ई की घात में माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मॉड डी एक्स। लेस देन इक्वल्स टू क्यों लगा, क्योंकि मॉड ऑफ cos bx इज लेस देन इक्वल्स टू 1। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आप ओवरऑल क्या लिख सकते हैं बताइए, जीरो से अनंत इंटीग्रेशन जीरो से अनंत मॉड ऑफ ई की घात माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस बी एक्स, है ना भाई, लेस देन इक्वल्स टू जीरो से अनंत। तो ये आपको हमेशा इसका मॉडुलस यानी कि ये इतना ही होगा दोस्तों, ये ऐसा इतना ही अपने को मिलने वाला है, क्योंकि वो ऑलवेज ई की घात माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा फंक्शन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए आपको पता होगा, सीधी सी बात है कि भैया मॉड एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स होता है जब कभी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये सदा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका मॉड कितना ही होगा, ऐसा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से आ चुका है अपने पास। अब हमको क्या करना होगा, अब इस पूरा खेल इस पर टिका हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अब आप अलग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको दो भागों में तोड़ लीजिए, 0 से 1 तक ले लीजिए एक, ठीक है, ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे आप ले लो 1 से इंफिनिटी, ये कुछ इस तरह। अब गौर से देखो इस इंटीग्रल को, ये वाला इंटीग्रल तो प्रॉपर इंटीग्रल है, क्यों, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का रेंज वो भी फाइनाइट है और फंक्शन भी इस रेंज में बाउंडेड है, तो सब चीज ओके है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है। तो पूरा खेल अब टिका हुआ है उस पे, तो गौर से देखिए उसको, ठीक है, सेकंड वाले इंटीग्रल को, ये इसको। ठीक है दोस्तों, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इतना इज लेस देन और इक्वल्स टू x इंटू ई की घात माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर x अचानक से आप कैसे ला दिए, तो दोस्तों वास्तव में यहाँ पे x कौन है बताइए, वास्तव में x कौन है, x यहाँ पर जो है भैया हमारा रेंज क्या है, 1 से अनंत वाला रेंज है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ऐसी स्थिति में भाई सीधी सी बात है ना, ये x के 1 से बड़ा है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा चीज इस चीज से क्या होगा, है ना भाई, फंक्शन की अगर आप कंपेयरिंग करो ये पूरा इस पूरे से क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। सीधी सी बात है भाई, हमारे पास क्या है, देखो इसको कैसे लाए, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों ओर आप e की घात माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणा कर लो, तो यहाँ 1 से गुणा कितना ही होगा, और इस तरीके, यानी कि ये पूरी चीज इस पूरी चीज से बढ़िया बराबर है। तो ये चीज इधर लिखिए, ये चीज इधर लिखिए, इसलिए ऐसा वाला चिन्ह आपको लगा हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा किए तो किए क्यों, दोस्तों अब इसका समाकलन करने की में अपने को क्या होगी, सुविधा होगी, सहूलियत होगी। अब चलिए इसका समाकलन कर लीजिए, आपका पूरा आंसर अभी तुरंत की तुरंत आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, तो इसका आप हम समाकलन कर रहे हैं, देखिए दोस्तों x e की घात माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का समाकलन कर रहे हैं। अभी लिमिट को फिलहाल भूल जाइए, अभी अपने को सिर्फ इतने का समाकलन देखने पर मतलब ये देखना है कि कितना आ रहा है इसका आंसर।
तो इसके लिए मुझे इतने हिस्से को कोई दूसरा वेरिएबल मान लेना चाहिए। तो मान लीजिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर यू। ठीक है दोस्तों, अब दोनों ओर अवकलन कर लो। ए स्क्वायर बेचारा कांस्टेंट है, ठीक है, अपन दोनों ओर क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यू का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले लो तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, है ना भाई, एक्स डी एक्स बराबर डी यू, इस तरीके से। तो एक्स डी एक्स का मान कितना निकलेगा दोस्तों, एक्स डी एक्स का मान आ जाएगा 1/2a स्क्वायर डी यू। तो इस तरह से अब क्या होगा दोस्तों, आप गौर से देखेंगे यहाँ पे एक्स डी एक्स के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2a स्क्वायर डी यू, और अंदर कौन रहेगा बेचारा, माइनस, और इस पूरे को आपने यू माना है तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस e की घात में माइनस यू, और ये माइनस तो यहाँ पे लिख करके सामने यहाँ पे इस तरीके से ऐसा लिख देता हूँ, और यू का मान आप लौटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब यही चीज अभी समाकलन हो गया इसका, अब इसी में आपको लिमिट लगा लेना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ दोस्तों, ये ऐसे, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 1 से इंफिनिटी ए की घात माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू इतना, इतना और इतने को अपन इवेल्युएट कर चुके हैं। -1/2a स्क्वायर आया था, और ये ऐसा, और आप यहाँ पे लिमिट लगा दो 1 से अनंत। अरे ये 0 कैसे हो गया, ये तो 1 है ना, देखो ये 1 से अनंत वाला समाकलन है ना, ये 1 से अनंत है भाई। यहाँ पे भूल से हमने यहाँ पे 0 लिख दिया था, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, हमने तो जस्ट इसका और इसका कंपेयरिंग किया था, ठीक है ना भाई, x से गुणा करके हमने कहा था कि ये चीज इससे बढ़िया बराबर है, बस हमने तो इसको कंपेयरिंग किया था। समाकलन में हमको कुछ भी फेरबदल नहीं करना है ना भाई, तो ये 1 से अनंत वाला समाकलन ही रहेगा। ये भूल से यहाँ पे 0 लिखा गया था, तो यहाँ पे दोस्तों अब हमको लिमिट लगाना है 1 से अनंत। अब आप देखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करके आप लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू क्या मिल रही है अपने को। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। अब देखेंगे ध्यान से, जब आप अनंत रखोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, e की घात माइनस अनंत तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, फिर माइनस करके जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो दोस्तों वास्तव में जब आप लोअर लिमिट रखोगे, जब x का मान आप यहाँ पे 1 रखोगे दोस्तों, ठीक है, तो e की घात माइनस a स्क्वायर, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे बचेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, अच्छा माइनस तो अपन लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो माइनस करके आप लोअर लिमिट लगाओ, ऊपर से पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास मिलेगा दोस्तों 2a स्क्वायर, है ना भाई, e की घात माइनस a स्क्वायर, या यूं कहिए कि 1/2a स्क्वायर e की घात में a स्क्वायर, कुछ इस तरह। ठीक है, आप सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो ये e की घात, भाई x की जगह आप 1 रखोगे तो e की घात माइनस a स्क्वायर रहेगा, उसको नीचे उतार दिया। और देखो ये फाइनाइट है, ये कैसा मिल रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी, और फाइनाइट क्वांटिटी से लेस देन और इक्वल्स टू ये है, यानी कि ये वाला इंटीग्रल कैसा हुआ दोस्तों, कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको किसी निश्चित राशि से छोटी या बराबर मिल रही है। वास्तव में ये किसकी वैल्यू है, वास्तव में ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू है जो कि फाइनाइट है, और इसलिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। और ये इंटीग्रल तो इससे भी छोटा या बराबर है, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा कंपैरिजन टेस्ट से। और ये कौन है, ये एक इसका जो अपन है ना भाई, इसका 2 टुकड़े किए थे ना, 0 से 1 और 1 से अनंत, तो उसमें से एक टुकड़ा है, और ये उसी को अपन फिर इस तरीके से लिखे तो इसकी फाइनाइट वैल्यू मिली है, अर्थात ये कन्वर्जेंट होगा, ये इससे लेस देन इक्वल्स टू अर्थात ये भी कन्वर्जेंट होगा, और ये यही है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट और ये प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते कन्वर्जेंट, तो दोनों कन्वर्जेंट का योग अर्थात इतना ये कन्वर्जेंट हुआ, और ये इससे लेस देन इक्वल्स टू इसलिए ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये वास्तव में कौन है ना भाई, यहाँ पे dx लगाना रह गया। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, जो कि इस फंक्शन का मॉड लेने के बाद तैयार हुआ ये इंटीग्रल है, तो ये कन्वर्जेंट है, तो फिर आप इसको क्या कहोगे, ये कहलाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने इसका मॉड लिया, इसको इस तरह से लिखा, क्योंकि मॉड ऑफ cos bx इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर ये 2 भागों में टूटा, फिर ये प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते कन्वर्जेंट, फिर इसको अपन लेके आगे बढ़े। ठीक है, इसको इससे कंपेयर किए,
कंपेयर करने के पश्चात इसका समाकलन किए, समाकलन करने के पश्चात लिमिट वगैरह अपन रखे, तो अपने को पता चला कि ये फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है और इसलिए ये कन्वर्जेंट, ये इससे छोटा है बराबर, तो ये भी कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से फिर ये कन्वर्जेंट मिला अपने को और ये कन्वर्जेंट है, इसलिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अब आपको कहीं पर भी अगर डाउट है दोस्तों तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।